हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से डीएनए नहीं आ पाए। उसके कुछ कारण थे, क्योंकि शुक्रवार को तो इतनी कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन शनिवार को हो गई थी बारिश। ठीक है, तो बारिश होने की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं थी, तो इस वजह से आज संडे को ही 3 दिन का जो हमारा डीएनए है वो एक भी न्यूज़ नहीं छूटेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और देखो बेसिकली क्या होता है कि जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे की न्यूज़ होती है ना, उस दिन न्यूज़ बहुत कम आती है। ठीक है, इन 3 दिनों में न्यूज़ बहुत कम आती है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आ चुकी हैं, और उन 3 दिनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे हमारे पॉलिटी हो गया, चाहे हमारा साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है, और चाहे हमारा इंडियन मतलब उत्तराखंड का कल्चर हो, चाहे वो फिर इंडियन कल्चर हो, उससे हो गया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम येस्टरडे क्वेश्चन को, जो हमने लास्ट डीएनए किया होगा उसके येस्टरडे मतलब उसके क्वेश्चन से देखेंगे। फिर हम वन लाइनर न्यूज़ देखेंगे। देखो वन लाइनर न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 न्यूज़ हैं या 5 न्यूज़ हैं एग्जैक्टली, है ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे वन लाइनर न्यूज़ हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेब उत्पादन, तो देखो यहाँ पर सेब उत्पादन के बारे में है, और ये यहाँ पर बताया गया कि कैसे उत्तराखंड क्या करेगा, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से कंपटीशन करेगा। ठीक है, सेब उत्पादन के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो ऐसा पर्सपेक्ट बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसे भी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक्स है पेपर 6, वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ से देखने ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर से भी ना 2-3 क्वेश्चंस पक्का बनेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पक्का बनेंगे। पहली चीज़ तो ये सेब उत्पादन, यहाँ से आप इसको एज ए एग्जाम्पल की तरीके से या तो कोड कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए जो कैश क्रॉप्स हैं उनको हम कैसे बेहतर करें, या उनका योगदान कैसा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो वहाँ से आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरी न्यूज़ है वो है विकसित उत्तराखंड 2047 तक, ठीक है ना, 2047 तक। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से बोली गई हैं, तो ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उत्तराखंड में शहरीकरण की चुनौतियां, तो देखो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी शहरीकरण की चुनौतियां आएगा, या गांव में पलायन की समस्या आएगा, तो ये हमारे पेपर के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऐसी न्यूज़ों को ना आप एग्जाम्पल के बेस पे भी कोड कर सकते हैं, और कभी कभी ये डायरेक्ट भी आ जाती हैं पेपर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर लखपति दीदी योजना, देखो ये कोई योजना नहीं है, यहाँ पर मैं कोई योजना बताने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से एक महिला को क्या मिला है, कल जो 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पद पे उनको वहाँ पर क्या मिला है, उपस्थित होने की बात कही गई है उनकी। ठीक है, तो संतोष है उनका नाम, कुछ ऐसा ही है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर के लिए, प्री के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेंस में महिला सशक्तिकरण पे जब आप एग्जाम्पल लिख रहे हो ना, उनको आप कोड कर सकते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। महिला सशक्तिकरण पर जब भी एग्जाम्पल आएगा ना, सब ट्रेडिशनल तरीके से लिखते हैं वहाँ पे, कि कोई गोरा देवी का नाम लिखेंगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उनका योगदान नहीं है, सभी का योगदान है, बट जब नए नाम आते हैं ना, तो एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ, ये जो इंसान है ये लगातार प्रोग्रेसिव वे में है, और इसको क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए, मतलब आगे इन द सेंस प्रशासन में आना चाहिए। तो वहाँ पर क्या मिल जाते हैं, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। फिर ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये कल्चर से, कुमाऊं के कल्चर से रिलेटेड है ये बेसिकली, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैठकी होली, खड़ी होली, महिला होली, ये 3 प्रकार की होलियाँ होती हैं, जो हमारी जब बसंत ऋतु शुरू होती है, तो उस अवसर पे क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, देखो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और 101% की गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये आज आप बात नोट करके लिख लें, या तो ये आपके प्री में आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है, या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो ये इंडिया जारी करता है। ठीक है, पहली बार इंडिया ने क्या करा है, कोई इंडेक्स जारी करने की कोशिश तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ मतलब पहली बार कोई इंडेक्स जारी कर रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस एस्पेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है इसमें। ठीक है, और कौन कौन इसको निकालने में मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखो ये हमने पढ़ लिया था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, दावोस में हुआ था ना, ये दावोस में हुआ था, तो यहाँ पर गए थे क्या लेने के लिए, कि एफडीआई लेने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे। तो उसी पे एक लेख आया था, तो वो क्या है, फर्दर आगे है, मतलब उसमें कुछ शब्दावलियाँ हैं या कुछ की पॉइंट्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, तो हम उसको भी देखेंगे। देखो छोड़ते हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर तो मेरी जैसे चील की निगाहें होती है ना अपने शिकार पे, वैसी मेरी निगाहें होती हैं किस पे,
न्यूज़ पे होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर एआई मिशन के लिए देखेंगे, जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, और इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे कैसा है, ये हम देखेंगे। फिर परमाणु निःशस्त्रीकरण में आपको गारंटी के तरीके से एक बात और भी बोल रहा हूँ कि इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपने सीटीबीटी का नाम सुना होगा, सीटीबीटी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने एनबीटी का नाम सुना होगा, और अब ये परमाणु निःशस्त्रीकरण एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्री लेडी, देखो ये अलग सा टॉपिक है, पर ये थोड़ा नीचे ना जगह नहीं होती, तो ये यहीं पे लिख दिया ट्री लेडी। ये भारत मूल की लेडी हैं, सिंगापुर से रिलेट करती हैं, इनका देहांत हो गया। तो मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ कि ये भी आपके प्री में ना कहीं पर भी आ सकता है कि ट्री लेडी को किस निम्न में से किस नाम को ट्री लेडी के नाम से जाना जा सकता है, तो ये आपके प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैश्विक परिदृश्य में भारतीय महिलाओं का योगदान कैसा है, वहाँ पर अगर कभी आपके पास या तो क्या आता है, ऐसे आता है, ठीक है, या आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है, तो वो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको गारंटी, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो जितने भी न्यूज़ हैं ना, ये आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट। फिर आयोग में हम क्या देखेंगे, परसों हमने देखा था यूपीएससी, आज हम देखेंगे स्टेट पीएससी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैप इन न्यूज़ में देखेंगे हम आर्मीनिया को। तो हम क्या नहीं करते, लर्न नहीं करते, केवल हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और उसके बाद ही आप एबल होते हैं किस चीज़ के, आंसर राइटिंग के, ठीक है। तो वो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो आप क्या कर लो, प्री पास कर लो, माना देखो प्री पास करना भी अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, मैं इस बात से बिल्कुल वो नहीं करता, इनकार नहीं करता, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, जिसमें आपकी रैंक 1, रैंक 2, या आप सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो किससे होगा, वो किस पे डिपेंड होगा, मेंस और इंटरव्यू पे ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो जब वो मेंस और इंटरव्यू पे ही डिपेंड होगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अभी से ऐसी तैयारी कर लो कि बाद में आपको क्या नहीं मिले, ऐसा देखने को, मतलब ऐसा ना हो आपके साथ कि आप तो प्री में पूरे 140-150 नंबर गेन करके चले गए, और मेंस में आपसे आंसर लिखा नहीं गया, और वहाँ आप क्या हो गए, पीछे हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आगे देखो, अब मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि बरसात के कारण लोगों को ठंड लग गई, और लोगों को ठंड लगने की वजह से उनका हाथ नहीं चला, और क्या क्या नहीं करे, उन्होंने आंसर नहीं करे। मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ लोग कभी, मतलब जैसे नहीं होता कि भालू था, अब भालू भी तो हाइबरनेशन प्रक्रिया से गुजर चुका है, अब वो भी 24 महीने के 24 महीने के नहीं, साल के 24 महीने खाने की होड़ में है, ठीक है। तो आप हाइबरनेशन को जरा ढंग से समझें, और आंसर जरा लगातार देने की कोशिश करें। कुछ लोगों ने आंसर बड़े अच्छे दिए हैं, इन्होंने तो जवाबदेही की बहुत अच्छी परिभाषा तक दी है, ठीक है, और बाकी लोगों ने क्या करें, आंसर दिए हैं, ठीक। मैंने उस दिन, अच्छा हाँ, ये मैंने आपको पूछा था कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, अजय कुमार है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरा आंसर दें भाई, ऐसा नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम में, और यहाँ पर आपको सर्च करना है टारगेट यूपीएससी, आपको ये आइकन मिलेगा, है ना। और या आप क्या कर सकते हैं, इस बार कोड से भी अपने इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ आप मेरे को आंसर राइटिंग देंगे, आज भी मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप उसका क्या करना, आंसर जरूर करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं क्या करता था, नदियाँ आपको लगातार देता था, अब परसों मैं भूल गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे आप पता क्या करना है कि आज आप मुझे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, ठीक है, कहाँ से ये इंडिया में घुसती है, ठीक है, ये सब कुछ बताना, ठीक है, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूँ कि देखो इन सब चीज़ों में सब लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है कि माना आपका एग्ज़ाम है परसों, मतलब माना आपका एग्जाम है सपोज 30 जनवरी को, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को ना 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं कि चलो आज हम क्या पढ़ लेते हैं, जो नदियाँ पढ़ लेते हैं, आज हम बंदरगाह पढ़ लेते हैं, आज हम प्रोजेक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, बांध पढ़ लेते हैं, तो ये एक नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ लेते हैं, जनगणना पढ़ लेते हैं, ये सब। पर ये सब ऐसा नहीं होता, आपको लंबे टाइम तक इनको सस्टेन करना है, तो आपको लगातार इनका क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। और ये एक दिन की चीज़ में नहीं है, जैसे आप मेरे साथ इसको रिवीजन कर लो और फिर 3 दिन पहले रिवीजन कर लेना, आपको ये सारा रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ऐसे इनिशिएट लेते रहेंगे। तो आज आपका काम क्या है, ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दोनों बताना, कहाँ से भारत में घुसती है, ठीक है। आगे इसका नाम वहाँ चाइना में इसका नाम क्या होता है, इंडिया में आके इसका नाम क्या हो जाता है, और फिर बांग्लादेश में जाके इसका नाम क्या हो जाता है, आपको सारी डिटेल देनी है, ठीक है। मतलब आपको एक पोस्टमार्टम करना है, किसका पोस्टमार्टम करना है, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है सबसे पहले, फिर ये चाइना में इसको किस नाम से जाना जाता है, फिर कहाँ से ये भारत में घुसती है, मतलब कौन सी जगह है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ से ये सीधे भारत में घुसती है, ठीक है। फिर इस नदी को भारत में क्या बोला जाता है, फिर एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जहाँ ये बांग्लादेश में घुसती है,
मतलब बीच में इसके ट्रिब्यूटरीज भी होंगे, वो भी आपको बतानी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दोनों बतानी है। फिर कहाँ से जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको सारा पोस्टमार्टम करके मुझे बताना है, ठीक है, पूरा डिटेल में बताना है। और कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं आज देखूंगा कि कितने लोग इसका भी क्या करते हैं, आंसर करते हैं। तो आज है हमारा 25 जनवरी और आज हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी क्या होता है कि डेट से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो कई बार यहाँ पर लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मतलब गलत कर लेते हैं। तो मेरा एक इनिशिएटिव अब ये भी है कि जो भी डे होगा उस डे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे आज नेशनल वोटर्स डे है तो आज इसके बारे में बता दिया कि 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट बाकी चीज़ें हैं ये चीज़ें भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ के लिए। मुझे एक आदमी मतलब एक एस्पिरेंट ने ये भी बोला था कि पहले मैं क्या करता था, लाइनर में डबल एन था या शायद कुछ दिन, है ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इसमें स्पेलिंग सही कर दो आप, क्योंकि इसमें सिंगल एन होता है। तो मेरे को ये भी अच्छा लगा कि लोग इतने डिटेल में देख रहे हैं ये लेक्चर, तो ये मुझे बड़ा शानदार लगा, तो उनका धन्यवाद, ठीक है। तो पहली जो न्यूज़ है वो है, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक बढ़ाया। देखो मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में आपको सब डिटेल बताया है, तो आपको मुझे बताना है कि अटल पेंशन योजना कब से शुरू हुई थी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि देखो जो भी मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, क्या मैंने रिवर के बारे में बोला, आपको वो कमेंट सेक्शन में देना है। जो लोग सीरियस है मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ, जो नॉन सीरियस हैं, जो ऐसा करते हैं कि लेट लेट के पढ़ के देखते हैं इसको, वो लास्ट में देख लेना, आप लेटे ही रहोगे और आपके साथ के कॉम्पिटिटर आपसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है लगातार, ठीक है। तो आप ये क्या करना, अटल पेंशन योजना के बारे में भी मुझे ज़रा डिटेल में बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो मतलब कब तक बढ़ाई गई है, 30-31 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है, ये योजना। फिर जो दूसरी न्यूज़ है कि लखनऊ 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण हासिल कर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन चुका है। ये पेपर में आ सकता है आपके प्री में, ठीक है, कि ऐसा कौन सा शहर है, ये ऐसा कौन सा राज्य है जो जीरो फ्री वेस्ट डंप शहर के रूप में बन चुका है, तो वो कौन है, लखनऊ है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए। फिर गेट्स फाउंडेशन और ओपन एआई ने अफ्रीका के 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एआई आधारित सेवाएं शुरू करने के लिए $50 मिलियन की हॉरिजन 100 पहल शुरू करी है। तो ये पूछ सकते हैं कि हॉरिजन 1000 पहल, सॉरी 100 नहीं 1000 पहल किन्होंने शुरू करी है, तो गेट्स फाउंडेशन और ओपन एआई ने करी है। और कहाँ करी है, तो ये अफ्रीका में करी है। फिर जो चौथी न्यूज़ है वो है, भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के तहत 208 अतिरिक्त उद्योगों के लिए उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अधिसूचित किया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कार्बन क्रेडिटिंग। आप परसों हमने पढ़ा था कार्बन फुटप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था हमने, उससे रिलेटेड मीन्स का PYQ भी देखा था। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात कहूँगा मैं ये आप सबके लिए कि कोई भी इन सब चीज़ों का मतलब किसी ने भी मुझे परसों आंसर नहीं दिया, केवल एक ही नहीं दिया था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोग इतने सीरियस हैं कि जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कम से कम उसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही आपकी सीरियसनेस दिखाता है। और बाद में पता होता क्या है, होता कुछ नहीं है। आप थोड़े दिन बाद फिर मेरे से कांटेक्ट करेंगे कि सर हमसे ये नहीं हो रहा, सर हमसे ये नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि जब आंसर लिखने हैं, इसका मतलब वो आपको लिखने हैं, मैंडेटरी हैं आपके लिए। बाद में देखो होता क्या है कि अभी हम क्या करते हैं, हम किसी टीचर से जुड़ते हैं, माना ठीक है, हम भी जुड़े थे, ठीक है। तो होता क्या है, हमको टीचर कुछ बताते हैं, है ना, हम उसको अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, ये हमारे स्वविवेक पे आधारित होता है। हम उसको अप्लाई नहीं करते, हम उसके पास दोबारा जाते हैं कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है। तो सर मुझे एक बात बताओ, जब आपने पहला ही नहीं करा, जब आप फिर दूसरा भी नहीं करोगे, तो फिर आपकी जो समस्या है वो समस्या ही रह जाएगी, वो कभी क्या नहीं हो पाएगी, सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन जिसने पहले मैंने कुछ बताया उसने उसको करने की कोशिश करी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर पहले बहुत अच्छे नहीं होते थे, अब धीरे धीरे उनके आंसर अच्छे होने लग गए, इसका मतलब उन्होंने माना, ठीक है। फिर आगे क्या हो रहा है, वो लोग अब फिर आंसर लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही छोड़ेंगे फिर वो नीचे चले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो प्रैक्टिस है ना, ये तो लगातार प्रैक्टिस है ना। आंसर राइटिंग इज नॉट अ सिंगल डे गेम, ये तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपने उसको क्या करा, फिर से छोड़ दिया। अब जब फिर से छोड़ दिया तो फिर आप मेरे पास आओगे कि सर नहीं हो रहा है, तो भाई कैसे होगा, वो कैसे होगा मुझे खुद बताओ। तो जो कह रहा हूँ एक बार उसको करके देख लो और 6 महीने मेरे साथ चल के देख लो। अगर आपको अल्टीमेट रिजल्ट नहीं मिले तो फिर मुझे कहना, ठीक है। और आप इस कंटेंट को ध्यान में तो रख ही रहे होंगे ना कि कितना बेहतर कंटेंट है आपके लिए, और वो भी फ्री मिल रहा है। देखो कई बार मैंने सुना है कि फ्री की चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते, ठीक है। अगर यही कोई संस्थान आपको ना 10,000 20,000 रुपये में दे रहा होता तो आपको लगता कि पता नहीं क्या मिल गया हमें। लेकिन जब ये फ्री मिल रहा है तो आपको इसकी क्या नहीं है, कदर नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर मतलब जब मैंने परसों के आंसर देखे कि 2-4 लोग ही क्या कर पाए थे, आंसर कर पाए थे, और आंसर किसी ने लिखा ही नहीं, तो ये बहुत बेकार बात है। मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी ये सब चीज़ें,
खैर जो पांचवी न्यूज़ है वो है भारत और नामीबिया ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य एवं डिजिटल अवसंरचना में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो कितने भारत और नामीबिया ने किस किस क्षेत्र में, रक्षा में, महत्वपूर्ण खनिज में, स्वास्थ्य और डिजिटल में। देखो नामीबिया किसी दिन क्या आएगा, मैप इन न्यूज़ में आएगा, फिर उस दिन हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये बायलैटरल रिलेशन जितने भी होते हैं ये आपके जीएस पेपर 2 इंटरनल रिलेशन, ठीक है, वो वाले चैप्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी तो आप इसको फैक्ट के तरीके से याद कर लो, पर जिस दिन ये मैप इन न्यूज़ में आएगा कौन, नामीबिया, और किसी दिन नहीं क्या कल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जनरल सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों में क्वांटम तकनीक को शामिल करने हेतु सैन्य क्वांटम मिशन नीति का ढांचा जारी किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें फर्दर डिटेल्स आएंगी, जब भी इसमें डिटेल्स आएंगी, कोई एडिटोरियल आएगा तो हम इसको जरूर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हम जीएस पेपर 3 और साइंस एंड टेक की बात करते हैं ना, और वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक हमारे पास टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग, तो वहाँ के लिए क्या हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेरे को 2 लोगों ने आंसर दिए हैं, बताओ अब क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा। देखो जब आप ना, चाहे आप यूके SSS की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, और कितने क्वेश्चन होते हैं यार, मुश्किल से 5 क्वेश्चन होते होंगे या 6 क्वेश्चन होते होंगे, ठीक है। जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में केवल वही टॉपिक, मतलब वही उन्हीं चीज़ों को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है जहाँ पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो जैसे यहाँ पर कि इसका उद्देश्य पैक्स में पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। क्या पता आपके पेपर में ऐसा लिख दे कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना नहीं है, ठीक है। हाल ही में राज्य में 405 पैक्स समितियों को ई पैक्स में परिवर्तित किया गया है। क्या आपका एग्जामिनर इन नंबरों के साथ नहीं खेल सकता, 405 की जगह वो 205 नहीं डाल सकता, डाल सकता है। तो ये क्वेश्चन से क्यों बनते हैं, ये क्वेश्चन इसीलिए बनते हैं जब आप क्या करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो वो टॉपिक पूर्ण तरीके से कैसे कंप्लीट हो जाए, उसके लिए ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मेरी लगातार कोशिश यही होती है कि हर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनाऊं। मेरा इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं और आंसर आते हैं 2। तो यार मुझे अच्छा लगेगा या मुझे बुरा लगेगा, ये आप खुद सोच लें, ठीक है। तो आप खैर ये यहाँ पर देख लो कि इसका उद्देश्य पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ये सही है। और हाल ही में राज्य की 405 पैक्स समितियों को ई पैक्स में परिवर्तित किया गया है, तो ये भी सही है। ई पैक्स अब केवल ऋण वितरित का कार्य करेगी, न कि मल्टीपर्पज सेंटर। तो देखो मल्टीपर्पज सेंटर करेगी और ऋण वितरित तो करेगी। तो ये क्या है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 1 और 2 इसके क्या है, सही आंसर हो जाएंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में पर्यटकों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडर के लिए कौन सा विशेष प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। तो किससे क्या किया है, FO स्टैक, मतलब FO स्टैक को आप क्या कर लो, याद कर। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पेपर में आ गया ना, तो कई लोग तो इसको कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। पर आपने सुना है तो आप कर पाओगे। तो FO स्टैक क्या है, इसका आंसर सही है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो वो किसे चुना गया, ग्रासा मासेल को चुना गया। देखो मैं यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ याद आ गई। यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास, जरा मुझे बताना अब इस बार का गांधी शांति अवार्ड किसे मिला है। लास्ट टाइम जो भी मिला था गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, जरा मुझे बताना कि किसे मिला है। ये दोनों पुरस्कार क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जरा आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। और मैं आज बड़े गौर से क्या करूँगा, आंसर देखूंगा, ठीक है। और उसके बाद ही मैं आप लोगों से फिर फर्दर आपकी जो भी आपका क्या होता है क्वेरीज होती हैं, उस हिसाब से फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करूँगा अब, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय नवाचार परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक स्तर पर पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार शिक्षा का सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 10% खर्च किया जाना चाहिए, 10 नहीं 6% खर्च किया जाना चाहिए। फिर लेख के मतलब उस लेख के अनुसार जो आपके पास एडिटोरियल रहा होगा, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि विज्ञान और तकनीक शोध की तुलना में कला और साहित्य में अधिक हो रही है, तो ये भी बिल्कुल सही था। तो इसका आंसर क्या था, 1 और 3 इसके क्या थे, सही आंसर थे। तो इसका बी बॉल क्या है, सही आंसर है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में चर्चा में रहा शांति बोर्ड का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र से संघर्ष विराम की निगरानी करना है। तो वो क्या है, गाजा पट्टी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब बढ़ते हैं उत्तराखंड न्यूज़ की तरफ। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास सेब उत्पादन। अब यहाँ पर सेब उत्पादन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो योजना का उद्देश्य क्या है कि सेब उत्पादन में कश्मीर और हिमाचल को टक्कर देना और उत्तराखंड के उच्च गुणवत्ता वाली नर्सरी विकसित करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्सिडी कितनी दी जाएगी, तो 1 से 2 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी और 10 एकड़ तक की नर्सरी के लिए 50% की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, 10 से 25 एकड़ तक की भूमि के लिए 40% की सब्सिडी मिलेगी। देखो इन डेटा को आप याद कर लो, कहीं पर नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पात्रता क्या है कि किसको मिलेगी ये सब्सिडी, स्थानीय किसान या एसएचजी, सरकारी समितियां और प्राइवेट कंपनी को भी मिलेगी। भूमि की आवश्यकता है कि इसमें कितनी है, तो कम से कम 0.50 एकड़ से अधिकतम और 25 एकड़ तक स्वयं की या 30 साल की क्या हो आपके पास लीज पे वो भूमि हो, तो आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि राज्य में 400 एकड़ 400 एकड़ क्षेत्रफल में नर्सरियां विकसित करना और हर साल 10 लाख पौध क्या करना, तैयार करना। तो ये क्या है, उद्देश्य है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है आपके लिए कि कैसे सरकार क्या कर रही है, लगातार सेब उत्पादन में प्रयास कर रही है। ठीक है, कैसे कैश क्रॉप के बारे में, जैसे हम कैश क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं ना, जिससे क्या होती है किसानों की आय दुगनी, जो हम बोल रहे हैं कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, हम इन सभी योजनाओं का को जब क्या करेंगे, धरातल पर उतारेंगे, तो तभी तो हम उन लोगों के क्या करेंगे, आय को दुगनी कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप मेंस में आपको इसको कहां पर जोड़ना है, मेंस जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड इकोनॉमी में आप इसको जोड़ सकते हैं, और जीएस पेपर 3 में कहां पर, इकोनॉमिक्स पे, जो हमारा इकोनॉमी वाला सेगमेंट है, वहां पर भी आप इसको एज ए एग्जाम्पल की तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल की तरीके से कोड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, पहले कहां पर जोड़ सकते हैं, बागवानी और कृषि विकास की, उत्तराखंड में कृषि विविधीकरण है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या बागवानी की संभावनाएं। जब भी ऐसे योजनाओं का आप एग्जाम्पल दे, तो आप यहाँ पर इन टॉपिक्स में क्या कर सकते हैं, इनको पुट कर सकते हैं। ठीक है, राज्य सरकार पारंपरिक खेती से हटकर अब कैश क्रॉप जैसे सेब पर ध्यान दे रही। देखो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ड्रैगन फ्रूट की नीति है, वो भी इसी नीति का एक सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगा, ऐसी ही नीति है। ड्रैगन फ्रूट हो गई, कीवी नीति हो गई, कीवी के उत्पादन के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं वो हो गया कीवी योजना। तो ये सारी जो योजना है वो इस वाले टॉपिक से पूर्ण तरीके से जुड़ती है। तो आपके पास 3 तो यहां पर क्या हो गए हैं, उदाहरण आ चुके हैं। देखो सेब का उदाहरण आ चुका है, कीवी का उदाहरण आ चुका है, ठीक है, कीवी का उदाहरण आ चुका है, और फिर ड्रैगन फ्रूट की जो नीति है उसका भी आपके पास यहां पर क्या आ चुका है, एग्जाम्पल आ चुका है। तो ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप और कहां पर इसको यूज कर सकते हैं, तो पर्वतीय अर्थव्यवस्था और पलायन पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पलायन में क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन होने की क्या है, संभावनाएं ज्यादा है। जब रिवर्स माइग्रेशन कैसा होगा, जब यहीं के लोगों को क्या मिलेगा, जो सेब के उत्पादन अगर ज़्यादा होता है, या कीवी का उत्पादन ज़्यादा होता है, या फिर हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो लोगों को क्या नहीं करना पड़ेगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की कमी पलायन का एक बड़ा कारण है। यह योजना रोजगार के दोहरे अवसर जैसे नर्सरी से और सेब उत्पादन से पैदा करेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर आय बढ़ेगी और पलायन रुकेगा। और इससे भी क्या होगा, एक और इंपॉर्टेंट जो हम लगातार पढ़ रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन वाली अवधारणा यहाँ पर क्या होगी, जीवित होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगर आप थोड़ा और राज्यों से तुलना करें, हमने किस किस राज्यों के बारे में बोला है कि इससे इनको टक्कर देंगे हम, तो हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बोला है कि इनको टक्कर देंगे हम। तो इनके साथ हमारी चुनौतियां क्या हैं, देखो जम्मू कश्मीर में क्या है कि 1.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 15.26 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता है, क्या, सेब का। तो ये देखो कितना ज़्यादा है। हिमाचल में कितना है, 1.16 लाख हेक्टेयर में 6.72 लाख मीट्रिक टन क्या होते हैं, सेब होते हैं। ठीक है, फिर उत्तराखंड में क्या होता है कि केवल 12,000 हेक्टेयर में 44,000, देखो मात्र 12,000 हेक्टेयर में 44,000 मीट्रिक टन क्या होता है, सेब का उत्पादन। लेकिन इतना भी कम नहीं है। अगर इतना भी हमारे पास सेब का उत्पादन होता है, तो हमारा जो हाउस ऑफ हिमालय है ना, हाउस ऑफ हिमालय है, ये और क्या होगा, और सुदृढ़ होगा। मतलब जो हम हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत इन सब चीज़ों को क्या करने वाले हैं, ब्रांडिंग करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा, और इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो इस न्यूज़ को आप कितनी न्यूज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो हाँ, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, एक तो हमने अच्छा हाँ, एक तो हाँ ठीक है ये ठीक है। तो देखो एक तो यही है कि हाउस ऑफ हिमालय वाली अवधारणा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हम लगातार उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बात कर रहे हैं, एक ये हो गया। ठीक है, हाँ, एक आप इस चीज़ को कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम 2-3 मतलब 1-1.5 महीने, मतलब 1 महीने से पढ़ के आ रहे हैं, चिलिंग आवर्स वाला जो हमारा क्या है, शब्दावली है, कीवर्ड है। तो अब क्या हो गया, अब बर्फ़ भी पड़ चुकी है। ठीक है, अब बर्फ़ भी पड़ चुकी है, बारिश भी हो चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था सेब की खेती के लिए। और ये क्या हो गया, चिलिंग आवर्स में क्या होता है, देखो चिलिंग आवर्स में 25 डेज की बात होती है, या 150 घंटों की बात होती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सेब की फसल को क्या होने के लिए, पकने
के लिए, ठीक है, पकने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मतलब अभी क्या हो गया, आपने एक और अवधारणा पढ़ ली, चिलिंग आवर की अवधारणा पढ़ ली है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखंड में सेब उत्पादन की असीम संभावना है, लेकिन अभी हम हिमाचल और जम्मू कश्मीर से काफ़ी पीछे हैं। यह योजना उसी गैप को भरने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। और इसी से एक चीज़ और निकल के आती है, सेल्फ रिलायंस की बात आती है, मतलब आत्मनिर्भरता की बात आती है। अभी उत्तराखंड को अच्छी नस्ल के सेब के पौधे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। इस योजना से राज्य न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरी करेगा, बल्कि दूसरे राज्यों को पौधे निर्यात भी कर सकेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आत्मनिर्भरता से रिलेटेड करती है। और आप इस न्यूज़ को किस चीज़ से इंपॉर्टेंट कर सकते, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। और न्यूजीलैंड में हमने क्या करा है कि सेब के इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं है, मतलब वो ड्यूटी फ्री है। तो अब न्यूजीलैंड के सेब भी कहाँ आएंगे, हमारे बाजार में आएंगे, और वो भी हमारे लिए क्या बन जाएंगे, कंपटीशन बन जाएंगे। पहले ही हमारे पास कौन कौन से कंपटीशन है, हिमाचल प्रदेश का कंपटीशन है और जम्मू कश्मीर का कंपटीशन है। अब हमारे पास एक और कंपटीशन कौन बन जाएगा, तो वो न्यूजीलैंड के सेब भी बन जाएंगे। तो हमको इन सब चीज़ों से क्या करना है, लड़ना है। ये सब सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, चुनौतियां हैं। तो उत्तराखंड को क्या करना पड़ेगा, हमको ये सारा चीज करना पड़ेगा जो हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं अपनी न्यूज़ को। हमने देखो किन किन न्यूज़ों से इनको इंटरलिंक कर दिया। हमने चिलिंग आवर पढ़ा था, हमने उसके साथ इसको इंटरलिंक कर दिया। हमने न्यूजीलैंड के साथ FTA पढ़ा था, हमने उसके साथ इसको इंटरलिंक कर दिया, ठीक है। तो हमने दो न्यूज़ों के साथ इसको इंटरलिंक कर लिया। और खुद एक सरकार अब एक नई योजना ले आई है कि हम सेब को क्या करेंगे, सेब का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे। तो सरकार की ये योजना है, ठीक है। तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, 3 न्यूज़ों को इंटरलिंक कर दिया। और मैं लेक्चर कब से बना रहा हूँ, 11 दिसंबर से बना रहा हूँ। मुश्किल से अभी 45 दिन के आसपास हो रहे हैं मुझे लेक्चर बनाते हुए, और 3 न्यूज़ों का एक साथ इंटरलिंक करके एक आपको क्या देना, एक फैक्ट बेस डेटा देना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, महत्व समझ सकते हैं कि DNA का आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। ये बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब तो, खैर। पर मैं ये जो नए लोग जुड़ेंगे ना, जो धीरे धीरे करके नए लोग जुड़ेंगे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि DNA आपके लिए क्या है, आपके एग्जाम के लिए बैकबोन है। जब आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, PCS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब आप लोअर PCS एग्जाम जैसे तैयारी कर रहे हो, जब आप RO ARO वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, मेंस में या तो लिखना पड़ता है। देखो, लिखना भी क्या पड़ेगा आपको। देखो सोचो, आप कहोगे कि RO में तो मेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसे है आपके पास। और ऐसे जब आप इससे पहले वाले बैच का देखना, आप जब आप उनके मार्क्स देखेंगे तो आप देख लेना उनको जो रिटर्न एग्जाम है उनमें उनको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो मैं कई पर्सनल लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जो वहाँ पर सेलेक्ट भी हुए हैं और उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कभी आपको उनके आंसर या आपको उनके ऐसे पढ़ने के लिए मिल जाए ना, तो आप बोलोगे कि आप ऐसा कभी लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आपका कंपटीशन अब गला घोंटू कंपटीशन है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए क्या है, ये MCQ है। आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि विकसित उत्तराखंड 2047। तो आप इस क्वेश्चन को ना कहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। आप GS पेपर 2 गवर्नेंस में इसको रिलेट कर सकते हैं। आप GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आप GS पेपर 1 सोसाइटी में जो लास्ट माइल डिलीवरी की बात आती है या अंतिम छोर पर क्या लोगों की बात आती है, आप वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो तकनीक और समावेशन में कैसे, जैसे E-गवर्नेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, का उपयोग हम शासन को तेज करने के लिए, प्रभावी करने के लिए और पारदर्शी करने के लिए कैसा करेंगे, वहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम छोर तक पहुँच, मतलब तकनीक का लाभ लेकर केवल शहरों तक सीमित न रहकर दूरस्थ और सीमांत गाँव तक पहुँच। तो देखो यहाँ पर तो उत्तराखंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का जो 86% भाग है वो पहाड़ी भाग है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 14% के भाग के आसपास क्या है, हमारे पास मैदानी भाग है। तो क्या मैदानी भाग तक ही हम सारी चीज़ों को रखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, पहाड़ों जैसे हम योजनाएं बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण, योजनाओं का मूल्यांकन केवल बजट खर्च करने से नहीं बल्कि उनके आउटपुट और
आउटकम से करने पर क्या है जोर है। अब देखो क्या क्या है, देखो आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा जीएस पेपर 3 कैसा इंपॉर्टेंट है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले जैसे निवेश प्रोत्साहन है, ठीक है, कि निवेश बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम और स्टार्टअप हब का विकास करने के लिए सरकार क्या कर रही है, लगातार क्या कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर संतुलित विकास जैसे कृषि में हो गया, जैसे हमने सेब उत्पादन ही पढ़ा एक चीज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उद्योग हो गए, उद्योगों के लिए भी सरकार ने लगातार कई योजनाएं चलाई हैं। सेवा क्षेत्रों के बीच संतुलित बनाना, मतलब इन तीनों का क्या करना, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जो क्या हो, बैलेंस हो और बैलेंस वे में क्या कर पाए, वो डेवलपमेंट कर पाए। फिर 5G फ्रेमवर्क, राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए IT सचिव द्वारा प्रस्तुत 5G रोड मैप भी दिया गया है। तो वहां पर बताया गया था, मतलब खैर वो तो कुछ खास नहीं था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट यहाँ पर ये आप ये बता सकते हैं कि हमारे सचिव जी के द्वारा क्या बोला गया था कि 5G रोड मैप हम कैसे करेंगे कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इससे, ये था वो, ठीक है। फिर आप इसको जीएस पेपर 3 जो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है, वहाँ पर भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड एक संवेदनशील हिमालय राज्य है, ठीक है, इसलिए ये बिंदु प्रासंगिक है। कैसे, जैसे जलवायु संवेदनशील राज्य 2047 तक उत्तराखंड को एक समृद्ध और जलवायु के प्रति जागरूक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है, यह होना चाहिए इसका, ठीक है। भूस्खलन न्यूनीकरण, सैटेलाइट तकनीकी के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर दिया जा रहा है। और क्या है, हरित परिवहन, राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए रोपवे को सबसे उपयुक्त साधन बताया गया है। तो देखो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड में ना 3 डॉपलर रडार लगे हुए हैं, डॉपलर रडार लगे हुए हैं, डॉपलर रडार लगे हुए हैं, और वो कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, जरा मुझे आप बताना कि कहाँ कहाँ पर है उत्तराखंड में। और मैं ये बता देता हूँ आपको कि 3 स्थानों पर क्या है, डॉपलर वेदर रडार लगे हुए हैं, 2 डॉपलर वेदर सिस्टम लगे हुए हैं। तो आपको मुझे बताना है कि वो कहाँ पर लगे हुए हैं। ये आपके प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपके प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है। और मेन्स में जब भी आप सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ या प्रोजेक्ट हैं, या सरकार ने पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, तब आप उसका क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने ये डॉपलर रडार ये इस एरिया में लगाए गए हैं। वो एरिया आपको मुझे क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। फिर सामाजिक और क्षेत्रीय विकास, जैसे महिला सशक्तिकरण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसके तहत महिला केंद्रित स्किलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है या ध्यान दिया जाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर पहाड़ी उद्यमिता, पहाड़ी क्षेत्रों में FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आधारित उद्यमिता को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आप यहाँ पर SHGs को भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके इस वाले टॉपिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर जो तीसरी न्यूज़ है वो है आपके पास उत्तराखंड में शहरीकरण की क्या चुनौतियाँ हैं। तो आप इसको कहाँ कहाँ पर कोड कर सकते हैं, आप एक GS पेपर 4 इथिक्स में आप इसको क्या कर सकते, कोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कभी भी क्या आ सकती है, केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। फिर गवर्नेंस GS पेपर 2 में आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक GS पेपर 3 में आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो जैसे पायलट प्रोजेक्ट का उदाहरण है ई गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस। तो मतलब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून के राजपुर रोड और सहस्त्रधारा रोड पर AI आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। यह दर्शाता है कि राज्य तकनीक के माध्यम से देखो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है। तो देखो जैसे ये लाइनें है ना कि मिनिमम, देखो ये पहले भी आ चुकी है लाइन, इस वजह से मैं भी यहाँ पर कोड कर पाया इसको, ठीक है, लिख पाया। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, जब भी आप देखोगे कि लगातार सरकार क्या कर रही है, ऐसे प्रोजेक्ट बना रही है जिसमें क्या है, ई गवर्नेंस वाली अवधारणा है या स्मार्ट गवर्नेंस वाली अवधारणा है, तो वहां पर आप इस लाइन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लगातार नई तकनीक के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की क्या कर रही है, और बढ़ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर GS पेपर 1 सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अर्बनाइजेशन एरिया में आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर। देखो होता क्या है कि उत्तराखंड के शहरों में बढ़ती समस्याएं क्या है, जैसे ट्रैफिक हो गया, कचरा हो गया, अतिक्रमण हो गया। कुछ दिन पहले आपको याद है हमने पढ़ा था कि लोग 70 रुपये देने के लिए कचरा को क्या कर दे रहे हैं, देहरादून में कहीं पर भी फेंक दे रहे हैं, है ना, हमने इसको भी पढ़ा था। तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंकिंग वाली बात है। IQ-IP भी कर रहे हैं ना हम, इंटरलिंक क्वालिटीज भी तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, इस DNA में डेवलप कर रहे हैं। तो आप लगातार उन न्यूज़ों को इन सब चीज़ों से जोड़ने की क्या करो, कोशिश करो अपने माइंड में कि सर ने ये बताया था तो ये भी है, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, ये इसको हम ऐसा जोड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, जैसे सड़क हो गया, नालियों हो गया या स्ट्रीट लाइटों को रियल टाइम निगरानी करना। वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े के ढेर और गंदगी वाले हॉट स्पॉट की पहचान करना। फिर
क्या लिख रहा है, इन्फोर्समेंट। अच्छा, अवैध होर्डिंग्स हो गया, अवैध पार्किंग हो गया, या बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर एआई कैमरों की क्या होगी, नज़र होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को बढ़ा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा में आप इसको क्या वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी हैं, जैसे कुछ क्या है, उत्तराखंड शहरीकरण की चुनौतियों में प्रोजेक्ट 5 मॉड्यूल, देखो जैसे ये है ना, अब जैसे ये वाली चीज़ें आ गई कि उत्तराखंड के शहरीकरण में 5 चुनौतियां क्या है, तो अब 5 मॉड्यूल के बारे में लिख लो। क्या बुनियादी ढांचा, क्या आपकी सड़क नालियां सही हैं, एक समस्या ये है। और ये किसी भी शहर में आपको देखना, अगर आपको ना माना, मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको बोल दिया देहरादून शहर की क्या 5 चुनौतियां हैं, तो आप इन्हीं 5 चुनौतियों को लिख के आ जाओ। अगर आपको पूछ दे कि रुद्रपुर की 5 चुनौतियां क्या है, तो आप इन्हीं को लिख के आ जाओ। अगर आपको पूछ दे कि दिल्ली की 5 चुनौतियां क्या है, तो आप इन्हीं को लिख के आ जाओ। अगर आपको पूछ दे कि चंडीगढ़ तो खैर बहुत अच्छी सिटी है, लेकिन अगर वहां पर भी क्रिटिकल एग्जामिन किया जाए तो वहां पर भी यही 5 चुनौतियां क्या आएंगी ठीक है सामने। तो ये क्या है, आपके लिए एक संजीवनी बूटी है ना। ये जो 5 चुनौतियां हैं ये आपके लिए संजीवनी बूटी है, आप इनको कहीं पर लिख के रख दो। और कभी भी शहरीकरण से जुड़ी 5 चुनौतियां हैं, उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में या किसी भी विदेश में भी अगर आपके पास आता है कि किसी भी शहर की 5 शहरीकरण की क्या चुनौतियां हैं, तो आप इन 5 चुनौतियों को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आसानी से कोड कर सकते हैं। कि पहला क्या है, बुनियादी ढांचा, कि क्या वहाँ की सड़क ठीक है, क्या वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक है, नालियाँ ठीक है, वो ठीक है। फिर सफाई, कचरा प्रबंधन, तो देखो क्या ये दिल्ली वाले उसमें स्टडी में नहीं आ सकता, क्या ये देहरादून वाले स्टडी में नहीं आ सकता, क्या ये हरिद्वार वाले स्टडी में नहीं आ सकता, क्या ये रुद्रपुर वाले स्टडी में नहीं आ सकता, क्या ये काशीपुर वाले स्टडी में नहीं आ सकता, क्या ये हल्द्वानी वाले केस स्टडी में नहीं आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये क्या करना है, इन सब चीज़ों को आपको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। ये सदाबहार टॉपिक्स हैं और सदाबहार टॉपिक्स के सदाबहार आंसर्स के मॉड्यूल हैं ये, तो आपको क्या करना है, ये संभाल के रखने हैं, ठीक है। फिर अतिक्रमण, अवैध होर्डिंग और कब्जों की पहचान, तो ये क्या कहीं पर नहीं है, ये तो हर जगह में आपको दिखेगा। फिर ट्रैफिक और पार्किंग, अवैध पार्किंग की समस्या का समाधान। फिर सुरक्षा, बिना हेलमेट और यातायात नियमों का उल्लंघन, तो ये जो सुरक्षा है ना बिना हेलमेट वाला, तो ये तो आप भारत के किसी भी गली के भी सब गली, उसके भी सब गली में चले जाएंगे ना, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये वाली चीज़ें मिलेंगी। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कुछ, ठीक है। और ऐसी लाइनें बहुत कम होती है, ठीक है। तो इनको आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर निबंध और साक्षात्कार, देखो अब इंटरव्यू में भी आ सकता है, एफिशिएंसी दक्षता पे भी पूछ सकता है कि एआई डेटा का विश्लेषण करके मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है। इसमें डेटा की पुष्टि हर 15 दिन में की जाएगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर मॉडल सिटी, यदि देखो अब जैसे ये केस स्टडी है, ये आपको इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जा सकता है कि यदि देहरादून का यह क्लोज लूप रूट जो अपना जो रूट भी है वो सफल रहता है, तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जा सकता है या उत्तराखंड के अन्य शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगा। तो ये क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, तो तब फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे। फिर आपको पूछा जाएगा कि वहाँ पर चुनौतियाँ क्या हैं, तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं, 5 चुनौतियों के बारे में बता सकते हैं। फिर वहाँ पर बोलेंगे कि कैसे इसका निस्तारण होता है, तो ये फिर हम फर्दर कोई और डीएनए में कुछ और अच्छा एडिटोरियल आता है तो हम वहाँ पर भी क्या करते हैं, कोड कर सकते हैं। या अभी आपके दिमाग में कुछ है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके दिमाग में भी इस बारे में क्या चल रहा है, तो मैं भी जान पाऊंगा कि आप किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से किसी टॉपिक को किस संवेदनशीलता के साथ लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं और कैसा उसका निस्तारण करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें जैसे कुछ कीवर्ड्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस हो गया, पायलट प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो गया। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जब होना शुरू हो जाती है ना, तो चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में रहती हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। अब देखो लखपति दीदी योजना, आप मुझे क्या करेंगे, लखपति दीदी योजना के बारे में सब कुछ बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं वैसे कई बार बता चुका हूँ आपको इस योजना के बारे में, लेकिन आज ये न्यूज़ इस बारे में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक तो केस स्टडी से इंपॉर्टेंट है। योजना का लक्ष्य क्या है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय कितनी करनी है, 1 लाख या उससे अधिक करनी है। पात्र व्यक्ति क्या है, देहरादून के सासपुर ब्लॉक के शंकरपुर की संतोषी सोलंकी है। इनको क्या मिला है, इनको एक उपाधि ये मिली है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में इनको क्या करा गया है, आमंत्रित किया गया है। तो ये आपके लिए प्री के लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की वो कौन सी महिला थी, एसएचजी से रिलेटेड कौन सी महिला थी जिनको 26 जनवरी परेड गणतंत्र दिवस की परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो वो कौन है, संतोषी सोलंकी है।
ये आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या करा, देखो इनकी उपलब्धि क्या है। उनका वार्षिक टर्नओवर 60 लाख रुपए है और लाभ कितना है इसमें, 18 लाख रुपए का लाभ है। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस यहाँ पर क्या दिया है, रोजगार दिया है। तो ऐसे ही मतलब जब आपको आएगा ना क्वेश्चन लिखने के लिए कि लखपति दीदी योजना की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्यों मतलब कि कैसे ये धरातल पर काम कर रही हैं, तो आप संतोषी सोलंकी का क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, योजनाओं में क्या होता है, हमेशा अक्सर क्या होता है कि नेगेटिव पॉइंट्स तो आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाते हैं, कहीं पर भी आ जाएंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव पॉइंट की बात आती है ना, तो वहाँ पर आपको बहुत क्रिटिकल एग्जामिन तरीके से सोचना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डीएनए को देखना चाहिए, डेली न्यूज़ एनालिसिस को देखना चाहिए। और अगर आपको ये डीएनए माना पसंद नहीं आता किन्हीं कारणों से, तो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो और खुद से निकालो इन सब चीज़ों को, फिर आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये है। फिर गणतंत्र दिवस परेड 2026, 77वां गणतंत्र दिवस है हमारा ये। अभी इसके बारे में भी था कि हमारी झांकी का विषय क्या है, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड पर केंद्रित है हमारी इस बार की पूरी झांकी। ठीक है, इसमें जो आकर्षण है वो क्या है, झांकी में ट्रैक्टर सेक्शन में उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य ढोल और रणसिंगा। आप मुझे बताओ कि रणसिंगा कैसा वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये कई बार पेपर में आता है। ठीक है, ये पेपर में आ जाता है कई बार, तो आप मुझे बताओ कि रणसिंगा कैसा है, कैसा हमारा वाद्य यंत्र है। कि आकर्षक तांबे की प्रकृतियाँ दिखाई गई हैं। ताम्र उद्योग या झांकी राज्य के समृद्ध ताम्र शिल्प और शिल्पकारों की कलात्मक महारत को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए उत्तराखंड जीएस पेपर 6 आर्ट एंड कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आज की थोड़ा जो क्लास होगी ना वो थोड़ा लंबी होगी। ठीक है, उसके कारण है क्योंकि 3 दिन की न्यूज़ है और जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने आप को पेशेंसली क्या बना के रखो, लेक्चर में बना के रखो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुमाऊं क्षेत्र की एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा है। इसका महत्व क्या है कि यह केवल रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि एक शास्त्रीय संगीत पर आधारित गायन परंपरा है। विशेषता क्या है, इसमें विभिन्न रागों जैसे राग धमार और राग काफ़ी का उपयोग किया गया है। इसकी शुरुआत आमतौर पर बसंत पंचमी की होती है। देखो अगर कोई ना सच में तैयारी करना चाहता है तो ज़रा मुझे बताना राग धमार और राग काफ़ी के बारे में, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो मुझे तो पता है और मैं चाहता तो मैं इसको ईजिली बना के लिया था एक अच्छा इंप्रेशन करने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा ये होता है। लेकिन भाई यहाँ पर मैं अपने आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, और ये आंसर राइटिंग जो है ना, सच में ये मेरी मानो ये एक ऐसी कला है ना, जब तक आप इसमें निपुण नहीं होते ना तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। आप प्री को कितना भी रट के चल लो, आप 150 में से 140 नंबर ले आओ, सी सेट में आप 150 में से 150 नंबर ले आओ। ठीक है, जब आप मेंस में आएंगे ना तो जब आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, और देखो सोचो 25 क्वेश्चंस के आंसर लिखने आपको केवल 3 घंटे में। ठीक है, आप कैसा मैनेज करोगे ये सब। और अगर 25 में से 5 क्वेश्चन माना आपके पास छूट जाते हैं, और 5 क्वेश्चन कितने नंबर के, 10-10 नंबर के छूट जाते हैं, 50 नंबर सीधे आप बाहर हो चुके हैं। 50 नंबर की तो आपको मार्किंग ही नहीं मिलेगी। फिर बचेगा जितना उसका आधा। अगर आपका बहुत अच्छा आंसर है तो आधा नंबर, और अगर आपका मतलब डालम डोल स्थिति है तो उस आधे का भी आधा नंबर। ठीक है, अब देखना कभी मेंस में तो बच्चों के ऐसे भी आते हैं 150 में से 45 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ 150 में से 75 नंबर भी लाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो 90-100 तक भी ले आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जरा आप सर्च करना कि राग धमार या राग काफ़ी क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना। मैं भी ला सकता था इसको, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग बहुत सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, और जो लोग सीरियस हैं ना वो इन सब चीज़ों पे क्या करो, लगातार पार्टिसिपेट करने की काम करो। अब आप बोलोगे कि सर हम इसको कैसे करेंगे, इतने सारे कमेंट्स कैसे, क्या करना है आपको, एक पेज पकड़ना है। जब आप पेज पकड़ रहे हैं, जब आप लेक्चर को देख रहे हैं, भाई लेक्चर देखो, जहाँ पर जो क्वेश्चन आता है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर जहाँ पर जो क्वेश्चन आता है अपने को नोट डाउन कर लो। फिर जब एक बार लेक्चर खत्म हो जाए तो उनको सर्च करने की कोशिश करो, है ना। सर्च कर लिया, अब जब सर्च कर लिया तो उसके बाद एक बार कमेंट सेक्शन में आ जाओ, सारे आंसर दे दो। मेरी को भी शांति हो जाएगी, आपको भी आ जाएगा, फिर दोनों खुश। तो जब दोनों खुश तो ये डीएनए बनाने में और खुशी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रकार है, देखो होली, कुमाऊं में होली के 3 प्रमुख रूप है, जैसे बैठकी होली हो गई, खड़ी होली हो गई, महिला होली हो गई। किसी भी आप ना कोई भी परीक्षा वाणी पढ़ लो, कोई भी बीएस नेगी पढ़ लो, अगर आपको ये सब चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी ना तो फिर मेरे को आके बोल लेना कि सर आपसे बेहतर किताब पढ़ना है। ठीक है, आपके लेक्चर से बेहतर किताब पढ़ना है, तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा ये सब चीज़ें। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। फिर ए पर्ण के बारे में तो कार्यक्रम का स्वागत ए पर्ण बनाकर किया गया। परिभाषा क्या है कि यह उत्तराखंड मतलब विशेषकर कुमाऊं की एक परंपरा लोक चित्र मतलब फोक आर्ट है। इस क्या आधार क्या है, इसे गेरू लाल मिट्टी के लेप पर विस्वार क्या होता है, भीगे हुए चावल का क्या होता है, पेस्ट होता है, इसे बनाया जाता है। फिर सांस्कृतिक संदर्भ क्या है, इसे मांगलिक कार्यों जैसे त्योहार हो गया, विवाह हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, उनमें क्या बनाया जाता है, इसे बनाया जाता है। फिर कुछ पिछोड़ा भी था इसमें। तो पिछोड़ा क्या है, यह कुमाऊनी महिलाओं का पारंपरिक ओढ़नी या दुपट्टा है। यह पारंपरिक रूप से पीले और लाल या केसरिया रंग का होता है। इस क्या प्रतीक है, तो विवाहित महिलाओं के लिए सुहाग का प्रतीक माना जाता है और विशेष पर्वों धार्मिक अनुष्ठान में क्या किया जाता है, इसे पहना जाता है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक संस्था के बारे में बताया गया था, कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद। इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के संगठन राज्य की लुप्त होती कलाओं और संस्कृति के संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। जब भी मेंस में आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, ऐसे परिषदों का या ऐसे संस्थानों को क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर बसंत पंचमी और हिंदू पंचांग, तो यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या होता है, मनाया जाता है। खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो अपना क्या है संस्थान है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए एमसीक्यू है। मुझे उम्मीद है कि आज आप क्या करेंगे, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करेगा कौन, मुक्ति रथ। तो ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मुक्ति रथ का संबंध किससे, तो बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कब से कब तक चलाया जाएगा ये अभियान, तो 24 जनवरी से 8 मार्च तक चलाया जाएगा क्या है ये अभियान। इसके तहत गाँव, बस्तियों, स्कूलों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामाजिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, संवाद, शपथ, परामर्श शिविर जैसी गतिविधियां होंगी। और यह कार्यक्रम कौन कर रहा है, तो बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना, समर्पण सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन पवार समेत तमाम लोग यहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। तो ये खैर ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये ना, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी उत्तराखंड में सरकार द्वारा ऐसे कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं जो कुप्रथाएं हैं या इन मतलब पुराने टाइम से जो चली गई प्रथाएं हैं, लेकिन अब वो क्या है, प्रासंगिक नहीं है। तो ऐसे कौन से अभियान सरकार के द्वारा, ये कौन से जागरूकता अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंस में। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, ये जीएस पेपर 1 ना सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 5 उत्तराखंड सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मुक्ति रथ। ठीक है, तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल के तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कोड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आपके पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। देखो ये जो इंडेक्स है ना, इसको आप स्टार मार्क, मोस्ट और मोस्ट, जितना भी मोस्ट लगा सकते हो आप। इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स या सफिक्स, मतलब आगे वाला जो भी होता है, सफिक्स या प्रीफिक्स जो भी होता है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्या है ये, कि भारत द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला वैश्विक सूचकांक है ये। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF और JNU जो हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, IIM मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। यह इंडेक्स किसी देश को इस आधार पर नहीं मापता कि वह कितना अमीर और कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह देखता है कि वह देश कितना जिम्मेदार है। ठीक है, और इसके 3 मुख्य स्तंभ है। ये कभी भी आपके पेपर में आ सकता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के निम्न में से कौन सा स्तंभ नहीं है, कौन सा स्तंभ है, ऐसा कुछ आ सकता है। पहला है आंतरिक जिम्मेदारी, मतलब इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या देश अपने नागरिकों को न्याय, गरिमा और बेहतर जीवन दे रहा है। फिर पर्यावरण जिम्मेदारी, तो क्या वह देश प्रकृति जलवायु को बचाने के लिए सही कदम उठा रहा है। फिर बाहरी जिम्मेदारी, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वह देश विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद कर रहा है। तो अब मुझे आप बता दो कि क्या अमेरिका की स्थिति इसमें ठीक होगी, क्या चाइना की स्थिति इसमें ठीक होगी, ठीक है, क्या इसमें रशिया की स्थिति ठीक होगी, क्या इसमें इजराइल की स्थिति ठीक होगी, नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, उनके बाहरी जिम्मेदारी और पर्यावरण देखो, अब जैसे यूएसए को लो आप, इसकी ना तो पर्यावरण जिम्मेदारी अच्छी हो गई, ना इसकी बाहरी जिम्मेदारी अच्छी हो गई। कभी ग्रीनलैंड को ले लें, कभी वेनेजुएला को ले लें, कभी ट्रंप किसी पर टैरिफ मार दे, कभी कुछ कर दे। ठीक है, आंतरिक जिम्मेदारी भले ही अच्छी हो सकती है अपने लोगों के लिए, क्या पता वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, पर मुझे लगता है कि किसी भी देश के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशन होते हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो वो कोई भी देश क्या होता है, उसकी नेगेटिव ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ग्रोथ नहीं होती है। और भारत जैसा क्या है,
विकासशील देश है ना, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार मतलब बढ़ रही है, उसके साथ अगर आप रिलेशन अच्छे नहीं करते तो आपकी खुद की जो क्या होती है, खुद की विकास दर होती है, वो भी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अब आप रशिया की बात कर लो, लगातार यूक्रेन से वॉर हो रहा है, ठीक है, क्या इसकी पर्यावरण जिम्मेदारी या क्या इसकी बाहरी जिम्मेदारी आपको सही लगती है? नहीं लगती है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे देश क्या होंगे, इसके पीछे ही चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीडीपी केंद्रित सोच से हटकर अभी मतलब बियॉन्ड जीडीपी भी है। अभी तक दुनिया में देशों को उनकी अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति से आंका जाता था। आरएनआई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल इंडेक्स इस सोच को बदलकर नैतिक शासन मतलब इथिकल गवर्नेंस को महत्व दे रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। पोलैंड को भी हड़का के रखे हैं अभी अपने जयशंकर, ठीक है, कि डू नॉट फ्यूल आर नेबर्स। किस चीज़ के लिए? टेररिस्ट तान बोला था उन्होंने, एक शब्द, पाकिस्तान से टेररिस्ट तान बोला था। तो जैसे ये जो वोकैब होती है ना, ये आपके मेन से आंसर राइटिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जब भी आप जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात करें या इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, तो जब आपके पास ऐसे शब्द आते हैं ना, आप इनको कहीं पर नोट करके रख लिया करो, ठीक है। अब जब देखो एस जयशंकर ने बोला है तो आपका एग्जामिनर उसको हटा नहीं सकता ना उन सब चीज़ों को, उसके लिए आपके लिए मतलब आपके लिए वो वैल्यू एडेड हो जाती हैं, ठीक है। फिर भारतीय दृष्टिकोण का वैश्विक विस्तार, यह सूचकांक भारत के वसुधैव कुटुंबकम और मानव केंद्रित विकास के विजन को दुनिया के सामने रखता है। पारदर्शिता और विश्वसनीयता, 154 देशों का मूल्यांकन करने के लिए इसमें पारदर्शी और वैश्विक डेटा का उपयोग किया गया है, जिसमें पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए इंडेक्स के एकाधिकार को चुनौती मिली है। सॉफ्ट पावर में वृद्धि, इस ऐसे ग्लोबल इंडेक्स के जरिए भारत वैश्विक मंच पर एक बौद्धिक नेतृत्व मतलब इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के रूप में उभर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस है। जब कभी भी आपके पास देखो, कभी भी नहीं, या तो ये इसी बार के मेंस में आ जाएगा 2025 के मेंस में। अब खुदा ना खास्ता अगर ये मेंस का एग्जाम बन गया हो तो ये 2026 के मेंस के लिए आप इसको तैयार करके रखना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें आपके पास आ सकती हैं पेपर में। तो रैंकिंग में देखो टॉप 5 कंट्रीज कौन है? पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे साइप्रस और पांचवें पे स्वीडन। अपना प्यारा भारत कितने पे है? 16वें रैंक पे। चाइना कितने पे? 68वें रैंक पे है। यूएसए कितने पे है? 66वें रैंक पे है। प्यारा पाकिस्तान, मतलब प्यारा तो खैर हरा, सॉरी, कुछ भी पाकिस्तान, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, 90 पे है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये क्या है? ये सबसे लास्ट में 154वें स्थान पर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार हम क्या करते हैं कि हम ना इंडिया में रह के हम इंडिया को क्रिटिसाइज बहुत जगह में कर सकते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 16वें नंबर? आपको पता है कि जब G20 की बैठक हुई थी, जब ये G21 हुआ था, जब हमने इसमें अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा था, एकमात्र देश भारत ही था जिसने अपना क्या बनाया था, जो अपना हम ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंडेक्स होते हैं ना, उसमें पूरा कर रखा था भारत ने। जो भारत ने सोचा था उतना क्या कर लिया था, एकम्प्लिश कर लिया था, मतलब प्राप्त कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संरक्षणवादी, देखो ये हम पहले पढ़ चुके थे कि दावोस में हुआ है, और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, FDI लेने के लिए, देशों के साथ बात करने के लिए। यहीं पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि उत्तराखंड में भी एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, ठीक है, 8 दिसंबर शायद 2023 को। किसी ने क्रॉस चेक तो नहीं करा, लेकिन शायद इसी दिन हुई थी, ठीक है, मैंने भी क्रॉस चेक नहीं करा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, मैंने वहाँ पर भी इस चीज़ को क्या करा था, इंटरलिंक करा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड इकोनॉमिक फोरम की क्या भूमिका? वैश्विक नेटवर्क। दावोस एक ऐसा मंच है जहाँ दुनिया के शीर्ष राजनीतिक नेता और उद्योगपति मिलते हैं। सॉफ्ट पावर और इमेज, स्विट्जरलैंड ने गोपनीय बैंकिंग की छवि को बदलकर दावोस के जरिए प्रकृति और आर्थिक सहयोग की नई ब्रांडिंग की है। मुद्दे क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नैतिक, मतलब इन सब चीज़ों पर क्या हुई थी, वहाँ पर बात हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में क्यों महत्व होता है? तो भारत की भागीदारी 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद PV नरसिम्हा राव के समय से बढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका उपयोग विदेशी निवेश फंड को आकर्षित करने के लिए किया गया। तो ये क्या है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। FDI भारत के लिए यह मंच अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भविष्य की नीतियों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है ये, ठीक है। और राज्य सरकारों की भागीदारी, तो चंद्रबाबू नायडू हो गया, जैसे नेताओं का, जैसे आपने कौन थे वो, असम के CM थे, झारखंड के CM थे, तो ये इंपॉर्टेंट थे इसमें, या वो भी तो गए थे यहाँ पर, ठीक है। नेताओं के उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, और हमने ये पिछले न्यूज़ में भी कवर करा था, जिन्होंने हैदराबाद के IT हब बनाने के लिए एक मंच का प्रभावी उपयोग किया है,
ठीक है। इसमें कुछ चुनौतियां थी, देखो वहां पर हमने चुनौतियां नहीं पढ़ी थी, लेकिन हम यहाँ पर चुनौतियां पढ़ रहे हैं। तो एक न्यूज़ को दूसरे न्यूज़ के साथ इंटरलिंक करके इंप्रूवमेंट तरीके से पढ़ना, ये भी क्या है, एक डीएनए की विशेषता है, डेली न्यूज़ एनालिसिस की विशेषता है। अब देखो इसमें पक्ष और विपक्ष में क्या है, लागत बनाम लाभ, एक प्रतिनिधि मंडल पर 25 से 30 करोड़ का सरकारी खर्च होता है, क्या इतने निवेश के बाद वास्तविक एफडीआई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर घरेलू बनाम अंतर्राष्ट्रीय निवेश, आंकड़े बताते हैं कि 2023-25 के बीच महाराष्ट्र के समझौतों में 60 से 70% हिस्सा घरेलू कंपनियों का ही था। यदि निवेश मुंबई में उपलब्ध है तो दावोस जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई भाई, यहाँ पर भी क्या होता है, एक प्रश्न चिन्ह उठता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पक्ष विपक्ष में आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। फिर बदलता भू राजनीतिक परिदृश्य, अमेरिका फर्स्ट नीति या G7 देशों की दूरी के कारण दावोस की प्रासंगिकता क्या अब कम नहीं हो रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये तीनों ही जो पॉइंट हैं ये पक्ष और विपक्ष के तर्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें दो बढ़िया शब्द आए थे, क्या, जैसे री इंजीनियरिंग हो गया या ग्लोबल साउथ हो गया। तो ग्लोबल साउथ का उदय, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र पश्चिम से अब पूर्व की तरफ क्या हो रहा है, लगातार शिफ्ट हो रहा है। और ग्लोबल साउथ मतलब जितने भी क्या है विकासशील देश हैं, उनमें भी दो विकासशील देश बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक चाइना और एक इंडिया, फिर ब्राजील, मतलब सॉरी तीन बड़े इंपॉर्टेंट देश है भाई। फिर सुधार की आवश्यकता क्या है कि दावोस को खुद को री इंजीनियर करना होगा ताकि यह केवल अमीरों का क्लब न बनकर ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज बन सके, तो ये भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आपने री इंजीनियरिंग पढ़ लिया, आपने ग्लोबल साउथ पढ़ लिया। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये मेंस का क्वेश्चन है। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज क्या होगा, मुझे 10 लोग क्या भेजेंगे, आंसर भेजेंगे अपना। ठीक है। 2-3 दिन खूब आराम कर लिया। ठीक है। ठंड में, अब तो ठंड भी चली गई है, शायद 2 ही दिन तो थी बारिश। ठीक है। तो अब ठंड भी जा चुकी है, अब मुझे लगता है कि अब आंसर आप दे सकते हैं। तो आपके लिए मेंस का क्वेश्चन क्या है कि क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच आज के संरक्षणवादी युग के लिए अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं और भारत के आर्थिक हितों के संदर्भ में चर्चा करें। 150 शब्दों का आंसर लिखना है आपको। ठीक है। 150 शब्दों का आंसर लिखना है। और मैं बता भी देता हूं कि कैसे लिखना है। देखो, जब भी आप इंट्रोडक्शन या भूमिका लिखते हैं ना, तो 30 से 50-40 शब्द लिखो, इससे ज्यादा मत लिखो। जब आप मेन बॉडी की बात करेंगे तो प्रासंगिकता कम होने के क्या कारण है और भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस और क्या प्रासंगिकता है, आप इन सब चीजों पे लिखना। फिर आगे की राह लिखना, वे फॉरवर्ड देना, कोई सजेशन हो तो वो देना। ठीक है। और जब कंक्लूजन लिखोगे तो मैं तो 30 शब्द का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, 20 से 25 शब्द लिखो। ठीक है। और ठोस लिखो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया है। आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो चुका है। और देखो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जब भी कभी आप आंसर राइटिंग की क्लास ना इन फ्यूचर ज्वाइन करो, जो मेरे साथ नहीं कर रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। कभी ज्वाइन करके देख लेना। अगर आपके 10 से 20 हज़ार रुपये नहीं चले गए ना, 10 हज़ार से 20 हज़ार रुपये नहीं चले गए ना, फिर बोलना। और क्या वो आपको इतने डिटेल वे में बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये तो आपके उन्हीं टीचरों पे और आप पे ही क्या होती है, चीज़ें लागू होती हैं। तो आप ये ज़रूर देख लेना भाई। क्या पता आपको फ्री की कीमत आपको ऐसे लग रहा हो ना कि ये भी दे रहा है तो सभी दे देंगे, लेकिन देख लेना, कभी आजमा भी लेना। कई आप में से कोचिंग भी कर रहे होंगे, तो देख लेना भाई, इसमें भी क्या बोल सकते हैं। फिर मिशन एआई मिशन, ये बड़ा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और एआई का योगदान। ठीक है। तो आर्थिक क्षमता क्या है, 2027 तक भारत में एआई का अवसर $17 बिलियन तक पहुंच सकता है। भविष्य का अनुमान क्या है कि 2035 तक एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन का मूल्य जोड़ सकता है। सरकारी प्रयास क्या है, तो भारत सरकार के स्टार्टअप्स के लिए 1.2 बिलियन का एआई मिशन शुरू किया है। तो एआई मिशन यही है। और ठीक है, इसका क्या कितनी लागत है, तो 1.2 बिलियन डॉलर की क्या है इसमें लागत है। ये आपके प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्री में आपके लिए क्या आ सकता है, फैक्ट आ सकता है। बाकी आप इसको जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से पूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। वहां पर भी अब क्या है, एआई वाला टॉपिक आने वाला है। ठीक है, मतलब है, सॉरी। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर ये सब तो है ही ना। फिर क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में क्या कर सकते हैं, आप इसको कनेक्ट करते हैं। गूगल का मार्केट एक्सेस प्रोग्राम, गूगल हर बैच में 30 स्टार्टअप्स की मदद करेगा। यह प्रोग्राम उन्हें ग्राहकों तक पहुंच और वैश्विक पहचान दिलाने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। एआई इकोसिस्टम, यह प्रोग्राम बिना सीधे निवेश या हिस्सेदारी के तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जो उभरती तकनीक स्टार्टअप्स के लिए क्या है, एक नया मॉडल है। ठीक है, इसमें चुनौतियां भी हैं और चिंताएं भी हैं। देखो, निर्भरता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेंडर लॉक इन, ठीक है, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्टार्टअप्स पूरी तरह से गूगल क्लाउड और एआई सिस्टम पर निर्भर हो सकते हैं।
एक बार किसी विशेष सिस्टम पर काम शुरू करने के बाद दूसरे सिस्टम में जाना मुश्किल भी होता है। दूसरी चीज़, उन्हें सारी चीज़ें पता होगी, उन्हें डेटा भी पता होगा, उनको आपका प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन भी क्या होगा, पता होगा। तो वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूज़ होगी, ठीक है। ये आप उस रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर परमाणु निशस्त्रीकरण, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट जारी करने वाला संस्थान कौन है, ICAN, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसने क्या बताया कि मतलब इसको क्या मिला था, 2017 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। किसको, ICAN। मैं तो इसको ICAN ही पढ़ता हूँ, तो आप भी इसको क्या पढ़ लो, ICAN ही पढ़ लो, बाकी आपकी मर्जी है। इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब क्या बोल रहे हैं कि लगातार क्या करना है कि न्यूक्लियर वेपन को क्या करना है, कम करना है या खत्म करना है। फिर परमाणु संपन्न देश कौन कौन से, देखो 9 देश हैं जिनके पास क्या है, परमाणु हथियार हैं, जिनके पास परमाणु हथियार, जैसे रूस, पहला रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। और किसको रोक रहा है, अमेरिका ईरान को रोक रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है 2030 तक देख लेना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो भी आज पढ़ रहा है वो 2030 में देख लेना, जापान भी क्या बन जाएगा, परमाणु हथियार वाला देश बन चुका होगा, ठीक है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियां ऐसी हैं जो अब बाहरी देशों को क्या नहीं हो रही है, पच नहीं रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे शक्तिशाली से टेस्ट क्या हुआ था, तो 1954 में ब्रावो टेस्ट। और ब्रावो टेस्ट किसने करा था, तो USA ने करा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने करा था। 1 मार्च को करा था, मैं आपको बता देता हूँ डेट, 1 मार्च 1954 को ब्रावो टेस्ट हुआ था। ये आपके प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, जो UK SSC वाले तैयारी कर रहे हैं ना, वो इन सब चीज़ों को क्या कर लो, नोट करके लिख लो। ये कभी भी आ सकते हैं आपके पेपर में कि ब्रावो टेस्ट, देखो वहाँ पर ऊटपटांग से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको पता ही है। तो ब्रावो टेस्ट क्या कौन करता है, तो पहले तो करता है USA। किसका है ये, USA का, अमेरिका का है। और कितनी तारीख को, तो 1 मार्च 1954 को हुआ था ये टेस्ट, ठीक है, जो कि हिरोशिमा बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। सर्वाधिक परीक्षण किसने करे, तो अमेरिका ने करे हैं, 1032 परीक्षण इन्होंने करे हैं। और रूस ने कितने करे हैं, 715 से ज़्यादा परीक्षण करे हैं, किस चीज़ के, न्यूक्लियर मतलब ये परमाणु हथियारों के टेस्ट करे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये मेंस में कहाँ पर आपको रिलेट करना है आपको, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखो इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। पर परमाणु निशस्त्रीकरण मतलब परमाणु निशस्त्रीकरण मतलब परमाणु हथियारों को क्या करना, लगातार कम करना, डिसआर्ममेंट, ठीक है। जब भी परमाणु हथियारों को खत्म करने या NPT या CBTT संधियां आती हैं, तो आप इस रिपोर्ट का भी क्या कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर देता हूँ, जो CBDT है ना, CTBT है, जो CTBT वो है अपना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है ये, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है ये। और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1996 की ट्रीटी है ये, ठीक है। CTBT कब की ट्रीटी है, तो 1996 की ट्रीटी है। और जो NPT कब की है, तो ये 1968 में तो इसमें हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन 1970 में क्या हो गया था, ये लागू हो गया था। तो NPT कब हुआ था लागू, तो 1970 में लागू हो गया था। और CTBT कब हुआ था, तो 1996 में लागू हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है तथ्य। ICAN और न्यूक्लियर पॉलिसी आर्किटेक्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार 1945 से 2017 के बीच 2422 परमाणु विस्फोट हुए हैं। तो खैर ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तर्क क्या है, ये डेटा यह सिद्ध करता है कि करने के लिए पर्याप्त है कि जो हमारा कोल्ड वॉर है वो भी अभी क्या नहीं हुआ है, समाप्त होने के बाद भी क्या है, खतरा नहीं टला है। मतलब लगातार ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियर थ्रेट्स मिलते ही रहते हैं, पाकिस्तान से भारत को मिलते ही रहते हैं, आपको पता ही है। हर बात पे बोलता है कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास दिवाली में जलाने के लिए पटाखे थोड़ी हैं, हमारे पास भी, हम भी छोड़ देंगे। पर खैर ये मैच्योर कंट्रीज़ की एक अपनी अलग बात होती है। इंडिया इज़ ए मच मैच्योर कंट्री देन पाकिस्तान तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मैच्योर कंट्री है। खैर तो आगे बढ़ते हैं। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसा है, तो रेडिएशन और स्वास्थ्य। तो विज्ञान के पेपर में जैसे ही रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी के बारे में आता है, तो प्रदूषण या पॉल्यूशन, तो वहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इस्तेमाल क्या है, तो वायुमंडलीय परीक्षणों में रेडियोधर्मी कचरा पूरी पृथ्वी की हवा में फैला हुआ है। बीमारियाँ क्या होती है रेडिएशन से, जैसे थायराइड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक आदि जैसी बीमारियाँ होती हैं। फिर सामाजिक और मुद्दे में जैसे निबंध में आते हैं, तो जैसे महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य में आता है। महिला सशक्तिकरण को बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसमें डेटा क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार रेडिएशन का असर महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है।
महिलाओं पर ज़्यादा होता है, पुरुषों पे थोड़ा कम होता है। महिलाओं में कैंसर होने का खतरा 52% या उससे भी अधिक होता है। तो देखो ये डेटा ना आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और उत्तराखंड के बहुत सारी जगहों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप अच्छी मैगजीन पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब आपको ऐसे डेटा मिलते हैं, ठीक है। तो खैर अब आपके लिए एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म है कौन, टारगेट यूकेपीएससी, तो यहीं से उठा लो भैया, ठीक है। तो 52% अधिक वो होता है कैंसर होना किन में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेटा, इस डेटा को बड़े याद कर लो भाई, ठीक है। ये आप मेंस में कहीं पर भी कोड कर सकते हैं। फिर निबंध क्या है, यदि पर्यावरण और महिला या युद्ध की विभीषिका पर निबंध लिखने के लिए आता है तो आप इसका क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। फिर ट्री लीडी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो व्यक्ति कौन है, हाल ही में चर्चित ट्री लीडी का क्या हो गया, असली नाम क्या है, कीर्तिदा मैकानी है। तो इनका देहांत हो गया है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तिदा मैकानी कहाँ से रिलेट करती हैं, सिंगापुर से, लेकिन ये भारतीय मूल की थी, ठीक है। इन्हें 2024 में सिंगापुर वुमेन्स हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया और पर्यावरण के लिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। मेंस में कहाँ पर, भारतीय वंशियों का योगदान, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन वर्ल्ड स्टेज, ऐसा भी कुछ आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नैतिकता और उदाहरण, इथिक्स जीएस पेपर 4 और पर्यावरण के प्रति समर्पण, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आप इनको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, किनको, कीर्तिदा मैकानी को। तो आप इनको याद रख लो, कीर्तिदा मैकानी। अब देखो आयोग पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आयोग क्यों, देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, भारत के निर्वाचन आयोग पर के प्रमुख कार्य बताओ। तो ये इसमें वर्ड लिमिट 100 शब्द देखिए 8 मार्क्स का है। तो आयोग लाने का एक ही मकसद है कि सारे आयोग आप डीएनए में पढ़ जाओ, और वो भी मेंस के एस्पेक्ट से। प्री तो आ ही जाएगा इसमें, ठीक है, प्री तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेंस के एस्पेक्ट में पढ़ना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं राज्य लोक सेवा आयोग को। इसकी संरचना क्या है, नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सदस्यों की संख्या, ठीक है, संविधान के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं है, यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करती है। फिर योग्यता, आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम कितना हो, 10 वर्ष का सेवा अनुभव हो। कार्यकाल क्या है, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले पूरी हो जाए वो। और यूपीएससी का टर्नओवर जरा कितना है, जरा मुझे बताना, जरा टेन्योर कितना है, कमेंट सेक्शन में बताना। वे अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, तो वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। निष्कासन भले ही नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और कैसे हटा सकता है, तो दिवालिया घोषित होने पर, कार्यकाल के दौरान किन्हीं और सवेतन नियोजन, पेड एम्प्लॉयमेंट में लगे होने पर, ठीक है, मतलब अपने कार्यकाल में और कहीं और भी कहाँ कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनका रिमूवल हो जाता है। मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो तो वहाँ पर, और मिसबिहेवियर, कदाचार, तो इस मामले में राष्ट्रपति मामला उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं और न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। तो राष्ट्रपति की सलाह, वहाँ पर न्यायालय की जो सिफारिश होती है वो राष्ट्रपति के लिए क्या होती है, बाध्यकारी होती है। किस बिहाफ पे, तो मिसबिहेवियर के बिहाफ पे। फिर मुख्य फंक्शन क्या है, राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं के आयोजित करना, सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों का परामर्श देना। फिर सिविल सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए सिद्धांतों पर सलाह देना। राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना। तो ये क्या है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता क्या है, तो आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कुछ संवैधानिक सुरक्षा का उपयोग भी किया गया, जैसे अध्यक्ष या सदस्य को केवल संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। इनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं। विधानसभा में इस पर मतदान नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो स्टेट पीएससी का अध्यक्ष होता है वो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य पीएससी के अध्यक्ष बनने के पात्र होते हैं, लेकिन सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी पर क्या नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये कुछ क्या है, अनुच्छेद है, जैसे 312 अनुच्छेद क्या है, राज्य संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। 316 में क्या है, तो सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। फिर 317 में क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना और निलंबित करना। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोगों के कार्य। 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट तो राज्यपाल को सौंपी जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैप इन न्यूज़ में देखते हैं आज आर्मेनिया को।
ठीक है। तो क्यों है आर्मेनिया? तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से चला आ रहा नागोर्नो काराबाख विवाद अब एक नए मोड़ पर है और अगस्त 2025 में वाशिंगटन में हुए एक ऐतिहासिक शांति समझौते से दोनों देशों ने युद्ध के अध्याय को बंद करने की घोषणा करी है। मैप में कहाँ पर है स्थान? आर्मेनिया एक भाग से घिरा देश है, ठीक है, एक भूमि से घिरा देश है, मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके दक्षिण में काकेशस क्षेत्र में स्थित है ये। इसके उत्तर में जॉर्जिया है, देखो ये ऊपर जॉर्जिया हो गया, इधर अजरबैजान हो गया, इधर टर्की हो गया, इधर क्या हो गया, ईरान हो गया। तो ये क्या है, इसके पड़ोसी देश हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नागोर्नो काराबाख इसका क्या है, विवादित क्षेत्र है। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 2023 के सैन्य अभियान के बाद अब यह पूरी तरह से अजरबैजान के नियंत्रण में है, आर्मेनिया के नहीं, अब अजरबैजान के नियंत्रण में। इसके कारण यहाँ रहने वाले लगभग 1 लाख जातीय आर्मेनियाई लोगों को आर्मेनिया पलायन करना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रंप रूट देखो, ट्रंप तो भाई साहब कहाँ कहाँ छाया हुआ है इस साल। नए शांति समझौते के तहत एक 43 किलोमीटर लंबे ट्रांजिट कॉरिडोर की योजना है, जिसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। ट्रंप ने हर जगह अपने नाम डाल दिए भाई। यह कॉरिडोर अजरबैजान को उसके दक्षिण पश्चिमी हिस्से नाखचीवान और आर्मेनिया के क्षेत्र के मध्य से जोड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस यहाँ पर देख लो शांति समझौता का हुआ अगस्त 2025 में व्हाइट हाउस में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए। सीमांकन 2024 में आर्मेनिया के 4 सीमावर्ती गांवों को अजरबैजान को सौंपने पर सहमति जताई गई। भारत का क्या रुख है? तो भारत ने इस शांति समझौते का स्वागत किया और आर्मेनिया भारत का एक रणनीतिक मित्र है। ताज़ा स्थिति क्या है कि जनवरी 2026 में अजरबैजानी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अब युद्ध क्या हो चुका है, पूर्ण तरीके से टल चुका है। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो भारत के लिए आर्मेनिया एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, देखो अब इसकी कितनी बढ़ चुकी है, 120 किलोमीटर इसकी रेंज बढ़ चुकी है। पहले कितनी थी? 40 से 50 थी। ये भी हमने न्यूज़ में ही पढ़ा था, DNA में ही पढ़ा था। तो देखो अब ये इंपॉर्टेंस है, मतलब DNA की, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, आर्मेनिया नॉर्थ ईस्ट ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान, तो देखो येरेवान कहाँ पर है, येरेवान ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में वहाँ कुछ सीमा बनाई गई, वर्तमान में वहाँ सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बनी हुई है, हालांकि बड़े पैमाने पर वहाँ से खबरें नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ना लेक सिवान देख लेना, ये लेक सिवान है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि लेक सिवान कहाँ पर है, तो आर्मेनिया में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर, आज का DNA यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।